नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले में ना सी सेट का अलग पेपर होता नहीं था, साथ में इस क्वेश्चन दे देते थे, तो हमको भी अभी साथ में यहीं पर ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ पर्सन ट्रैवल्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ओके, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ जा रहे हैं, दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं। 12 किलोमीटर नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर। देन आफ्टर दैट 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, अब ईस्ट की तरफ गए, अब यहाँ से वापस वेस्ट, तो वापस से इधर वाले पॉइंट पे आ गए। एंड देन 18 किलोमीटर ड्यू साउथ, तो 12 6 18 है ना, तो 12 किलोमीटर। तो हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर साउथ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a row. C and D are standing close to each other alongside E. B is standing beside A only. A is fourth from F, who are standing on the extremes. इसका हिंदी वाले में मैंने सॉल्व किया है गेस। तो 6 व्यक्ति हैं, A, B, C, D एंड E एक कतार में खड़े हैं। C एंड D एक दूसरे के सन्निकट तथा E के बगल में खड़े हैं। C एंड D एक दूसरे के पास में है। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है DC, ठीक है, बट E के बगल में है। अब या तो E इधर है या तो इधर है ना, लेफ्ट राइट कोई सा भी हो सकता है। देन तो हमने ये दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है। फिर बोल रहा है कि B केवल A के बगल में ही खड़ा है, तो B है वो A के बगल में है, तो ऐसे दोनों तरीके से A के बगल में हो सकता है। फिर A का F से चौथा स्थान है, A का F से चौथा स्थान है, मतलब बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे F है, तो बीच में 3 है। अब क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 3 4 5 तो जगह ये हो गए, तो एक जगह इधर खाली बचा। अब या तो इन दोनों का भी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये इधर बच जाएगा, है ना, या फिर इसी को ही अगर रखेंगे तो इधर वाले प्लेस पे एक बार ले लेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो CDE तो साथ में होना चाहिए, मतलब 3 जगह खाली होना चाहिए, तो यहीं पर ही आ सकता है CDE, और कहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि इधर एक ही प्लेस खाली है ना, तो CDE को इधर ही आना होगा। अब वो भले DC इधर हो या E इधर हो के या फिर CD इधर हो, ये जो भी अरेंजमेंट हो। एंड B एंड A, अब जहाँ पर A आ गया है वहाँ पर B आना ही पड़ेगा। अब A इधर है तो B इधर नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो नहीं होने वाला है। अब यही बचा, तो अंतिम छोर पे कौन आएगा, B एंड F, बस खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव के रूप में किसको यूज़ किया जाता है, फॉस्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। ग्रेफाइट तो हमारे जो पेंसिल रहता है उसमें रहता है, तो ये तो एक्सप्लोजिव नहीं है, अगर एक्सप्लोजिव रहता तो बच्चों को थोड़ी देते। मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं, मर्क्यूरी है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फॉस्फोरस, ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस होता तो एक्सप्लोजिव, लेकिन ट्राइक्लोराइड बोल रहा है ना, तो ये तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं होता है। एंड नाइट्रोग्लिसरीन, यस, ये तो वही है ना जो कि डायनामाइट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं इसको। लिक्विड केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग डायनामाइट बाय मिक्सिंग हाईली सेंसिटिव नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। अब ये यही नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको UPSC ने 2025 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो ऐसे केमिकल्स के नेम हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, विच वन ऑफ द अबव इज़ द प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन सा बोल रहे हैं कि कैम्फर है, शिकोरी, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, वनीला, तीनों ही है प्लांट प्रोडक्ट्स। तो कैम्फर है ये डिस्टिल्ड बाय बैंक एंड वुड ऑफ कैम्फर ट्री, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, राइट। तो ये डिस्टिल किया जाता है बाय द बार्क एंड वुड ऑफ द कैम्फर ट्री के बार्क एंड वुड से, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। देन शिकोरी फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, ये शिकोरी फ्लावरिंग प्लांट है। एंड वनीला, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, वनीला ऑर्किड। देन फ्लेवरिंग एजेंट में भी वनीला यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ, तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, बैट है, काइट तो नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, वल्चर भी नहीं है,
क्या है, बैट है। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लाम्ड न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड। इनमें से कौन से 5-year प्लान के दौरान इमरजेंसी क्लाम किया गया था, न्यू इलेक्शन हुए थे, जनता पार्टी उसमें इलेक्ट हो गई थी। तो इंदिरा गांधी के बाद वाला होना चाहिए। तो 5th 5-year प्लान था, सबसे फर्स्ट 5-year प्लान कब से था, 1950 से 55, दैन 56 से 60 तो नहीं 61 होगा, दैन 62 से 67, 68 से 2.5, 73 के आसपास है ना, दैन 74 से ये ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4, ये 5th 5-year प्लान के आसपास होगा। 3rd तो बिल्कुल नहीं होगा, 4th भी नहीं होगा। 5th 5-year प्लान तो 74 75 ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्टली वही आ रहा है, 74 से 78। और एमरजेंसी था 75 से 77, तो 77 के एंड के बीच में यहीं पर न्यू इलेक्शन किया गया था होगा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व कर दिया गया था फिर, तो इस टाइम पे तो 5th 5-year प्लान, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं भी पता है तो हम आंसर पे आ सकते हैं। देन यहाँ पर देखते हैं, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट विद इन अ मंथ आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद 1 मंथ को लेते हैं। इन्फेंट तो हम लोग 0 to 1 year को बोलते हैं ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट्स विद इन 1 year आफ्टर बर्थ होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए सही। Then infant mortality rate is the number of infant deaths in a particular year per 100 live births during that year. No, 1000 live births की बात चलती है। जितने भी ये mortality rate ऐसा वाला, और सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, ये mortality rate वाला कुछ डेफिनेशन था, वो पूछा था यूपीएससी ने डेफिनेशन फॉर्म में 2024 में। देखो कितना ज़्यादा थीम रिपीट हो रहा है। तो हमको बस क्या नोटिस करना है कि कौन से ईयर तक का देख रहे हैं एंड कितने बर्थ में से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1000 लाइव बर्थ्स में देख रहे हैं, वैसे ही तो सेक्स रेशियो, ये सब फर्टिलिटी रेट, ये सब को पता होना चाहिए, उनका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। ओके, देन इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 months। 6 month के अंदर आपको इलेक्शन करवाने होंगे, पंचायत अगर डिसॉल्व हो गई है तो, है ना। और जो न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए सर्व करेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, है ना। बट अगर ये डिसॉल्व हुई है, मतलब कि पूरा 5 year टर्म कंप्लीट करके डिसॉल्व हुई होगी, या फिर प्रायर भी, बट अगर 5 साल पूरा कंप्लीट कर ली है तो जो इलेक्टेड होगी न्यू पंचायत वो 5 साल कंप्लीट टर्म एंजॉय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The governor of Punjab is concurrently the administrator of Chandigarh. Then second, the governor of Kerala is concurrently the administrator of Lakshadweep. Which of the above statement is are correct? तो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर है, चंडीगढ़ के भी बोल रहा। ओके, पंजाब के हैं वो, चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर है वो एक जगह के गवर्नर है, उनको आसपास के यूटी का भी उनका बनाया जा सकता है। तो गवर्नर ऑफ पंजाब उस टाइम पे गवर्नर ऑफ पंजाब हुआ करते थे। अच्छा नहीं, गवर्नर तो सारे स्टेट में होता है ना। तो जो पंजाब के गवर्नर है उनको चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया गया है, ठीक है, हो भी सकता है, तो सही होना चाहिए। द गवर्नर ऑफ केरला इज कॉन्करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर है, इधर केरला, तो गवर्नर है केरला के, वो कॉन्करेंटली एडमिनिस्ट्रेटर भी है लक्षद्वीप के बोल रहे हैं, बट ये सही नहीं है। एंड लक्षद्वीप का क्या है, दादरा एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप का सेम है। ओके, तो अब उतना आइडिया तो मुझे सेकंड वाले का नहीं था, फर्स्ट वाला तो मुझे पता था, पढ़ा हुआ था, तो बट अब पढ़ लेते हैं, कभी भी यूपीएससी और वापस से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सारे मतलब यूटीज़ का देख रहे हैं हम, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना। तो कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे है, ये याद रख लेते हैं पहले। दिल्ली में तो है ही, जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड अंडमान एंड निकोबार में है, एंड पुडुचेरी में है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार
फिर पुडुचेरी, पुडुचेरी भी इसी आसपास है, पुडुचेरी एंड देन दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार। तो दिल्ली एंड कश्मीर ऊपर के दो, एंड ये अंडमान निकोबार एंड ये पुडुचेरी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही याद रख लेते हैं। तो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर, दादरा नागर हवेली में एडमिनिस्ट्रेटर एंड लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर। तो दादा का लक्ष्य है चंडीगढ़ जाना एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने। तो दादाजी का लक्ष्य है चंडीगढ़ जाना एडमिनिस्ट्रेशन करने, ऐसा करके याद रख लेते हैं, ठीक है। तो दादाजी का लक्ष्य है क्या, चंडीगढ़ जाके एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। तो दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, चंडीगढ़, है ना। फिर बाकी सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब कौन कौन से के सेम हैं। अब अंडमान एंड निकोबार पास किसके हैं, ये पास में है किस, अच्छा इसका तो अलग ही है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उनके पास फुल एग्जीक्यूटिव पावर है, किसी दूसरे गवर्नर के नहीं है, ओके। और कहीं के गवर्नर नहीं है, वो अंडमान एंड निकोबार के ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर चंडीगढ़ है, वो पंजाब के बहुत क्लोज है, इसलिए यहाँ के जो है वो कॉन्करेंटली गवर्नर ऑफ पंजाब भी है। तो पंजाब के जो गवर्नर है वही, उन्हीं को ही चंडीगढ़ का भी बना दिया गया है, तो पंजाबी ही चंडीगढ़ में है, ठीक है। फिर दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब इधर ही गुजरात वगैरह के आसपास में, उधर लक्षद्वीप। तो इन तीनों का एक ही है, इन तीनों मतलब ये दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव तो एक हो गया, एंड लक्षद्वीप दूसरा, इन दोनों का एक ही है। एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नहीं कोई। फिर दिल्ली है, यहाँ पर तो हमको पता है कि उनका तो सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एंड सिटी ऑफ दिल्ली। एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी सेपरेट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी और के साथ पावर शेयर नहीं करते। लद्दाख का भी अलग ही चल रहा है, अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लक्षद्वीप का तो हमने देख लिया, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव के साथ। फिर पुडुचेरी है, वो उनका भी सेपरेट ही है, पुडुचेरी इनका सेपरेट ही गवर्नर है, ठीक है। तो गवर्नर सिर्फ दो जगह के हैं जहाँ पर का पावर शेयरिंग वाला चल रहा है। एक तो गवर्नर ऑफ पंजाब है, उनको बोले कि चंडीगढ़ का भी काम देख लो, और जो गवर्नर है दमन एंड दीव के, उन दादरा एंड नागर हवेली के, उनको बोल दिया गया कि लक्षद्वीप का भी काम देख लो। तो यही दोनों जगह है जहाँ पर हमको सेम देखने को मिल रहा है दोनों जगह का, अदरवाइज बाकी सबके सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। और उन्हीं दोनों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप पे, एंड गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ वही है गवर्नर ऑफ पंजाब। और कितने जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो दादाजी का लक्ष्य है चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो दादाजी, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी हर जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर वगैरह भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस वाले ईयर में यूपीएससी ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पूछा के बारे में पूछा था। वैसे ही यूपीएससी ने 2025 में भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा। तो कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा पूछ देता है, तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपाइंस। तो हम इसको याद रखेंगे कि ABCD होना चाहिए था, है ना। तो C को हटा दिया और D को और आगे ला दिया, तो कैसे मनाएंगे अब C को तो भगा दिए लोग, तो मनाएंगे कैसे, मनीला याद रखना। मनीला कहाँ पे, फिलीपाइंस में, मनीला फिलीपाइन, ठीक है। तो C को मनाना पड़ेगा, भगा दिए इन लोग, और D को आगे भगा दिए हैं। फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC, APEC। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिंगापुर में है। तो एशिया, ये पूरा वाला रीजन, मतलब इधर वाला रीजन, ठीक है, इंडिया बनाते हैं, अरे एक सेकेंड, इंडिया ये इधर है, ये एशिया हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट, और इधर वाला पूरा पैसिफिक है ना, ये पैसिफिक ओशियन। तो एशिया एंड पैसिफिक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इधर सिंगापुर में। तो ये सिंगापुर हम लोग देख लेंगे कि इसके इस तरफ देखते हैं तो एशिया है, इसके इस तरफ देखते हैं तो पैसिफिक है, इसलिए सिंगापुर में उन्होंने बना दिया बीचों बीच, ठीक है, हेडक्वार्टर। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो कौन कौन से हैं,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन में यही वाले हैं, लाओस, कंबोडिया, ये सब, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और इधर क्या वियतनाम, ये सब यही वाले हैं। इनका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में, जकार्ता। इंडोनेशिया, सुमात्रा, माली, ये सब हो गया। फिर जकार्ता में है इंडोनेशिया का। तो आसिया जकार्ता इंडोनेशिया, आसियान जकार्ता इंडोनेशिया, आसियान जकार्ता इंडोनेशिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या है, ADB है, तो मनीला मनाना पड़ेगा, मनीला फिलीपाइन। फिर एशिया पैसिफिक, इधर पूरा एशिया, इधर पूरा पैसिफिक, बीच में सिंगापुर। फिर जब भी मीटिंग होगा तो एशिया वाले लोग को भी पास पड़ेगा, पैसिफिक वाले को भी पास पड़ेगा, ऐसे याद रखना। फिर एशियन मतलब आसियान जकार्ता, आसिया, ये हमारा आसिया ऐसा बोलते हैं, आसिया मतलब घर है, वो पूरा कचरा भरा है, तो जकार्ता ऐसे याद रखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। Next, with reference to the United Nations, consider the following statements. The Economic and Social Council (ECOSOC) of United Nations consists of 24 member state board. With reference to the United Nations, consider the following statement. With reference to United Nations के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये सही है या नहीं। The Economic and Social Council (ECOSOC) of United Nations consists of 24 member states. बोला कि ECOSOC है यूनाइटेड नेशन का, वो कंसिस्ट करता है 24 मेंबर स्टेट। अब ये जो नंबर है चेंज कर किया होगा UPSC ने, तो अगेन डेटा गलत दिया है, 24 नहीं 54 है, एकदम मतलब आसपास के ही खेलता है। जैसे 54 था तो उसको 24 कर दिया, और जहाँ पर 23 क्रॉप्स था वहाँ पे 32 कर दिया। तो मतलब ये आँखों से मतलब प्ले कर रहा है, ट्रिक वाला क्वेश्चन कर रहा है। दैन इट इज़ इलेक्टेड बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में कैसे इलेक्ट होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के इकोसॉक में इट इज़ इलेक्टेड बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का क्या चाहिए होता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है, और वो 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। तो इसमें कुछ ऑड नहीं लग रहा है, सही है, 3 ईयर टर्म के लिए होता है। दैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ दी सॉम्पेन ट्राइब फाउंड। तो सॉम्पेन ट्राइब कहाँ की है, निकोबार आइलैंड। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, नीलगिरी स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। लक्षद्वीप आइलैंड इधर है, नीलगिरी तो इधर है। तो निकोबार आइलैंड है, यहीं पर के हैं सॉम्पेन ट्राइब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सॉम्पेन ट्राइब। और हमने ये देखा भी था कि सॉम्पेन ट्राइब है, कुछ के लिए तो ये न्यूज़ में थे सॉम्पेन ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement. The Advocate General of State in India is appointed by the President of India upon the recommendation of the Governor of the concerned state. पूरा कि एडवोकेट जनरल जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। इन अ स्टेट इज इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन, नहीं, तो ये तो सही नहीं है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल का। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 76। ठीक है, आर्टिकल याद होने चाहिए। एडवोकेट में 165, उसमें 76 है। ठीक, फिर है एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपैलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल। नो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, अपैलेट भी है, ठीक है, बट एडवाइजरी नहीं है। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, जो कि प्रेसिडेंट है वो लेते हैं एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से, एंड दैट एडवाइस ऑल्सो नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तो नीदर 1 नॉट 2, नीदर 1 नॉट 2 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप हुआ था, ये मद्रास में, ये तो पॉलिटी की बुक में ही है। फिर विथ रेफरेंस टू दी लोक अदालत, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट। जो भी अवार्ड दिया जाता है लोक अदालत के द्वारा वो एक डिक्री होगी सिविल कोर्ट की। ठीक है, सही है। नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट, और लोक अदालत के अगेंस्ट कोई भी अपील तो हाँ
कोई अपील नहीं जा सकती है। ठीक है, अब क्या ऐसा होगा कि लोक अदालत में जो भी डिसीजन हो गया अब हो ही गया, अब तो अपील कर ही नहीं सकते, तो फ्रेश सूट करना पड़ता है। लोक अदालत के थ्रू अपील करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको केस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको एक फ्रेश सूट करना होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर भी। ठीक है, बट सेम लोक अदालत के जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट। फिर मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत, गलत है ये। मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट कवर्ड होते हैं तभी ना लोक अदालत। देखो सिंपल केसेस को ही तो देखने वाला है वैसे भी, तो मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट को क्यों नहीं कवर करेंगे, करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी कंपल्सरली द सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। नहीं, सिर्फ लोकसभा का होना जरूरी नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर इवन सिटिंग मेंबर नहीं भी है तो भी वो 6 महीने के लिए तो बन ही सकता है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। पर बाद में उसको अगर मेंबर रहना है, कैबिनेट मिनिस्टर बना ही रहना है, तो 6 महीने के बाद किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा तभी जाके। पर लोकसभा ओनली नहीं, राज्यसभा का भी मेंबर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, चल जाएगा। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री अगेन गलत दिया हुआ है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो डायरेक्टली अंडर चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है। हमको ये पता भी होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको हेड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसको डायरेक्टली किसके अंदर होगा, प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट वाला कोई भी बात आता है वो सारा प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही होता है। तो अगेन यहाँ पर नीदर वन नॉट टू करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of people। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें टोटल नंबर है मिनिस्टर्स का इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो 91st अमेंडमेंट है जिसमें बोला गया था कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90th तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 92nd अमेंडमेंट में एक्ट में तो बोडो डोगरी मतलब SDMB ये सारे लैंग्वेज ऐड किए गए थे 8th स्केड्यूल में। तो एज ऑफ नाउ 8th स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। देन 93rd स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडमिशन of socially and educationally backward classes including SC, ST, OBC into aided, unaided private educational institutions। तो 93rd में क्या है, स्पेशल प्रोविज़न है एडमिशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का इंक्लूडिंग SC, ST, OBC into aided, unaided private educational institutions में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री। तो नहीं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो सेटअप नहीं किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, बल्कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट जब थी तब ये जो कैट है उसको इस्टाब्लिश किया गया था। ठीक है, तो राजीव गांधी के टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टाब्लिश किया गया था। देन द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, द मेंबर्स फॉर कैट आर ड्रॉन फ्रॉम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। हाँ, तो ट्रिब्यूनल में जनरली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की तरफ होते ही है। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल में जुडिशरी तो होगी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रीम से भी तो लोगों को रखोगे ना, तो दोनों के मेंबर होने चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अब कैट के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो कैट है वो सेटअप किया गया था 1985 में। इस टाइम पे तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। प्रिंसिपल बेंच है कैट का दिल्ली में है एंड एडिशनल अदर बेंचेस भी है डिफरेंट प्लेसेस पे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। तो जो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इनके पास इन रिक्रूटमेंट में एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। 1+65 तो 1 चेयरमैन है एंड 65 मेंबर्स है। 1 चेयरमैन एंड 65 मेंबर्स है। देन अपॉइंटमेंट इन कैट, रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कैट है उसमें 1 चेयरपर्सन होते हैं, 65 मेंबर्स होते हैं, तो कितने सारे मेंबर्स होते हैं। देन कैट है उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को
डील करेगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। देन हाउएवर member of defense forces, officers, servants of supreme court and secretarial staff of parliament are not covered by it. however जो भी member है डिफेंस फोर्सेस के, ऑफिसर्स सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, वो कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर सर्वेंट और सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, अब सुप्रीम कोर्ट के सर्वेंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, एंड सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट तो अगेन इम्यूनिटी दिया जाएगा ना पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंसी को, ये सब कवर नहीं होंगे। एंड डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स एंड डिफेंस फोर्सेस के लोग भी इंक्लूड नहीं होंगे ट्रिब्यूनल में। तो सिर्फ सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ये सब इंक्लूडेड हैं। सेंट्रल सर्विसेज के जो भी है एम्प्लॉय है एंड सर्वेंट्स ऑफ सिविल पोस्ट अंडर दी सेंट्रल एंड सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन एम्प्लॉयज़ होंगे इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18। तो जब इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पे कितनी मिनिस्ट्री थी इंडिया में, ये तो पता होना चाहिए। 18 मिनिस्ट्रीज़ थी। अभी कितनी है, अभी एट प्रेजेंट तो 54 है, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब भी 36 नहीं थी, तो डेटा वाज रॉन्ग। एक डेटा यहाँ पर सही दिया था जो कि उस टाइम का पूछा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 पे कब कितनी मिनिस्ट्रीज़ थी, और अभी तो 54 है, तो फर्स्ट ओनली करेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे भी अभी भी है ना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वाज लेड बिटवीन कोलकाता फॉर्मली कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। हाँ, तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन था कब बिछाया गया था, 1852 में, है ना। कितने साल पुराना है देखो, 1852 में। 1857 में तो रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो इसी कारण तो टेलीग्राफ लाइन, क्योंकि उस टाइम पे था ब्रिटिशर्स के पास ये, तो बेटर कम्युनिकेशन था उनके पास, तो अच्छे से उन लोग कर्व कर पाए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन कैलकाटा, कोलकाता, उस टाइम पे कैलकाटा ही बहुत क्या था, नर्व सेंटर था। फिर एंड डायमंड हार्बर, ये भी वेस्ट बंगाल का ही लोकेशन है, डायमंड हार्बर इन्हीं के बीच में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वॉज सेटअप इन कांडला। पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, दैट वाज इन कांडला। ये कांडला कहाँ पर, गुजरात में है। मेजर पोर्ट वगैरह में हम लोग पढ़े रहते हैं कांडला, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट्स द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस लिए है, GMOs के लिए है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नो, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट येस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नो। नेक्स्ट, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो AWB एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया में कहाँ पर है, तो चेन्नई में था पहले, अब उसको शिफ्ट करके फरीदाबाद हरियाणा में कर दिया गया। तो पहले चेन्नई में हुआ करता था एनिमल के वेलफेयर के लिए, बट अब फरीदाबाद हरियाणा, बगदाद नहीं, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लानिंग, रिगार्डिंग द इंडियन प्लानिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो हाँ, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर ये सब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था, दैन सेकेंड में हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस था, तो सही है। द थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बोल रहा है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एज अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, ये वाला गलत है। तो सारी 5 ईयर प्लान वगैरह को अच्छे से रिवाइज करना, क्या क्या चीज़ें हुई थी कौन से 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेटअप बाई संगीत नाटक अकादमी इन 1959। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकादमी। तो हाँ, तो ड्रामा है तो नाटक
से रिलेटेड है इन 1959। तो ईयर तो कभी यूपीएससी गलत दिया नहीं आज तक, तो ईयर तो सही होगा ही। फिर दी हाईएस्ट ऑनर, अच्छा तो यहाँ पर हम लोग ये नोट कर लेते हैं, ईयर अब तक यूपीएससी ने कहीं भी गलत नहीं दिया है, ठीक है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हम चेक करते जाएंगे कि कहीं गलत तो नहीं दिया है करके। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम इट्स फेलो। हाईएस्ट ऑनर जो कन्फर किया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम इट्स फेलो, तो अपना फेलो ही क्या कर लेना, इलेक्ट कर लेना, दैट इज़ द हाईएस्ट ऑनर जो साहित्य अकादमी कन्फर करती है। बोला तो सही है ये, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एडिशनल नोट्स क्या क्या है, संगीत नाटक अकादमी के बारे में स्टैब्लिश किया गया था बाई रिजोल्यूशन इन 1952 एज अ नेशनल अकादमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। इट वॉज inaugurated by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 28th January 1953. It is presently an autonomous body of the Ministry of Culture, Government of India. It gets funded by the government for the implementation of schemes and programs to preserve arts. Awards by the Sangeet Natak Akademi. The Sangeet Natak Akademi Awards 1953. The Academy Fellowship Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar 2006. Tagore Ratna and Tagore Puraskar. Then next question, with reference to the Union government, consider the following statement: the ministries or department of the government of India are created by Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। अब जल्दी जल्दी करना है, 150 क्वेश्चन है। The ministries department of the government of India are created by the Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary। मिनिस्ट्रीज एंड जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्ट्रीज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, नहीं ये तो गलत है। देन सेकेंड बोल रहा है कि इच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू मिनिस्टर, हाँ हर एक मिनिस्टर के अंदर एक एक मिनिस्ट्री होती है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर उनके अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री है। बाय द प्रेसिडेंट असाइन करेंगे ऑफ द ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो प्रेसिडेंट वो करेंगे। पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एंड मर्ज रीऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 77। तो ये काम, ये मिनिस्ट्रीज हैं उनको मर्ज करना, अपॉइंट करना, ये सब काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ही कर रहा है। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, मर्ज्ड or reorganized by the President of India under Article 77 and the Allocation of Business Rules 1961 and Allocation of Business Rules 1961. The Prime Minister may advise and the Cabinet Secretary may assist administratively, but constitutionally it is the President's prerogative. But constitutionally क्या है? ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर में एडवाइस एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी में असिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिवली असिस्ट कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव रहता है। ठीक है, तो हमको क्या समझ आया कि जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है उनको क्रिएट करना, मर्ज करना, जैसे नई मिनिस्ट्री बनाना, कहीं नया डिपार्टमेंट बनाना, रीऑर्गेनाइज करना, ये सब प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 77 एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा वापस से सी सेट वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज़ 4 कॉइन्स है, बोल रहा है एक पर्सन के पास 4 कॉइन्स है डिफरेंट डिनोमिनेशन की। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी दैट पर्सन कैन फॉर्म यूजिंग 1 और मोर कॉइन्स एट वन टाइम। तो हो सकता है कि 4 कॉइन में से एक बार एक कॉइन वाले कितने तरीके हो सकते हैं सम बनाने के? देन 4 में से 2, देन 4 में से 3 प्लस 4 में से 4, है ना। तो सबको फिर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? इन विच 4 कम्स ओनली 1 टाइम, जहाँ पर 4 सिर्फ एक बार आया हो। ओके, तो 4 एक बार आया हो 301 से लेकर 499, तो इनमें 4 एक बार आया हो तो इस वाले में पहले ही देख लेते हैं। तो इधर 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पर 0 से 9 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता।
यहाँ पर 0 से 9 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए? 0 1, 0 से 9 10 होना चाहिए, लेकिन 9 पॉसिबिलिटी बचेगी, तो 81 ऐसा होगा। फिर 301, तो 302 ऐसे करते करते, तो यहाँ पर 0 से 9 आ सकता है, यहाँ पर भी 0 से 9 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक जगह हमको 4 फिक्स करना पड़ेगा, तो एक बार पहले यहाँ पर 4 फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी होगी? अब यहाँ पे 4 नहीं आ सकता ना, एक बार 4 यहाँ पे आ गया तो इधर 4 नहीं आ सकता, तो 9 पॉसिबिलिटी हुई। अब वैसे ही जब मैं 4 इधर फिक्स कर दूँगी, अच्छा इधर फिक्स कर चुकी थी, इधर फिक्स कर दूँगी तो अगेन 9, तो 9 9 18, तो 18 + 81 कितना हो गया? 99। तो 99 टाइम्स होगा कि 4 सिर्फ एक बार ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल्स अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन मिरर? तो वही देखना है, ए है तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, मिरर में सेम दिखेगा। बी नहीं, सी भी नहीं, डी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी नहीं, एच यस, आई एम भी हाँ, ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ऐसे 11 अल्फ़ाबेट्स है। हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सच दैट डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर? कैसे हम 3 डिजिट को अरेंज करें कि नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो? तो 9 में से हमको कैसे चूज़ करना है? कोई भी 3 चूज़ करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई से भी इन तीनों को ले लिए, तो 3 2 1 कर लेंगे। 4 5 6 ले लेते, 6 5 4 हो जाएगा, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर है, तो 4 5 6 1 2 3 ऐसा होगा। तो बस 9 में से कोई भी 3 चूज़ कर लेंगे और फिर उसको अरेंज कर लेना है। तो 9C3 का उसको सॉल्व कर लेना, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 84 आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। While adding first few continuous natural number, candidate missed one of the number and wrote the answer as 177. What is the number missed? तो जब हम ऐड कर रहे थे फर्स्ट फ्यू कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर, तो जो कैंडिडेट है उसने मिस कर दिया एक नंबर को एंड रोट द आंसर 177. व्हाट वाज द नंबर मिस्ड? कौन सा नंबर था जो मिस हुआ? तो देख लेते हैं, 177 था बट कोई नंबर मिस किया, तो n+1 सम ऑफ नेचुरल नंबर, यही होता है फॉर्मूला इसका। n में क्या होगा, अब पुट कर करके देखते हैं कि 177 से ज़्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर पहले 9 रख के देखते हैं, चलो 9 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 6 10 9 15 45, नहीं ये तो नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो 11 10 2 5 6 10 55, ये भी नहीं, 14 8 15 2 7 14 5 7 35 10 105 हो रहा है, और बढ़ाना पड़ेगा, तो 19 20, तो ये 190 आ रहा है। 171 से ज़्यादा तो है, तो और इससे पहले वाला 19 को रख के ये आ रहा था, 18 रखते हैं तो कितना आ रहा था, तो ये 171, तो 171 से तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ठीक है 190, मतलब कि n=19 है ना। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना को मिस किया था उसने, तो 13 नंबर को मिस कर दिया था, तो 190 - 177, तो 13 आ जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 metal rods of lengths 78 cm, 104 cm, 117 cm and 169 cm are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of the pieces that can be cut? 4 metal rod की बात चल रही है, 78 सेंटीमीटर का, 104 117 169, ठीक है। तो इनको इक्वल पार्ट में कट करना है, तो वही एचसीएम निकालना है, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 टाइम 8 टाइम्स 9 एंड 13, तो बोल रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो ये 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पीसेस में डिवाइड होगा, ये 8 पीसेस में, ये 9 एंड ये 13, अब और डिवाइड नहीं हो रहे, तो इन्हीं को सम कर देते हैं, तो दैट विल बी दी maximum number of pieces that can be cut. The next question है, in an examination there are 3 subjects A, B, C. A student has to pass in its subject. 20% student failed in A, 22% student failed in
B 16% failed in C. The total number of students passing the whole examination lies between. तो 22% ए में फेल हुए, 22 बी में, तो टोटल फेल 58% किसी न किसी में फेल हुए ही है। ठीक है, मतलब पास कितने हुए हैं, सिर्फ 42%। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 20% ए में फेल हुए हैं उनमें से कुछ इनमें भी होंगे जो ए बी दोनों में फेल हुए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ए बी सी तीनों में फेल हुए होंगे, है ना। मतलब जो ए में फेल हुए हैं मतलब 80% ए में तो पास हुए हैं, बी में 22% फेल हुए हैं तो 78% तो पास हुए हैं ना। देन सी में अगर 16% फेल हुए हैं तो 84% पास हुए ही हैं। इन तीनों में लोएस्ट नंबर क्या है, 78%, मतलब मिनिमम 78% तो पास हुए ही हैं, है ना। तो 42 एंड 78 ये दोनों लिमिट आ गई हमारी, अब वही दोनों लिमिट देखना है, तो 42 78 मिल गया, तो ये होगा करेक्ट आंसर। देन देर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन A B C D E and F. There are 2 married couple in the family में ये उन्होंने थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो जब अगर टाइम हो तो ही करना, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लास्ट मिनट में दिमाग काम नहीं करता है, तो शुरू में करना तो कर लेना। देर आर 2 मैरिड कपल होंगे फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स आर लॉयर टीचर, फैमिली मेम्बर्स में लॉयर है, टीचर है, सेल्समैन ये सब है, एंड डी है वो सेल्समैन है। ठीक है, डी को सेल्समैन बना देते हैं, कहाँ के डी द सेल्समैन इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर, तो डी है वो लेडी टीचर से शादी किया है। कहाँ का डी, कहीं नहीं लिखा है क्या मैंने, सेल्समैन एंड लेडी टीचर, ये वाला डी है। ओके, फिर द डॉक्टर इज़ मैरिड टू लॉयर, डॉक्टर मैरिड टू लॉयर। देन एफ द अकाउंटेंट इज़ द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, एफ इज़ अकाउंटेंट इज़ द सन ऑफ बी, एफ अकाउंटेंट है और ये क्या है, सन है, एफ है वो सन है बी का। ओके, एंड ब्रदर है ई का। ओके, फिर सी इज़ द लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, सी जो कि डॉटर लॉयर है, सी लॉयर है और वो डॉटर इन लॉ है ए के। फिर बोल रहा है कि ई इज़ द अनमैरिड इंजीनियर, तो ई है वो उसकी शादी नहीं हुई है, ये जो ई है जो एफ़ का ब्रदर है, एफ़ जिसका ब्रदर है तो वो अनमैरिड है। ओके, ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ़, ए है वो ग्रैंड मदर है एफ़ का, ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ़, ये इधर, ठीक है, यहाँ पे ए ग्रैंड मदर है एफ़ का। देन ए, फिर हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ़, ई रिलेटेड टू एफ़ बताना है, तो हमको बस ये बताया गया है कि एफ़ है वो ब्रदर है ई का, बट ई का जेंडर हमको नहीं पता, तो हम बता नहीं सकते कि ये उसका ब्रदर होगा सिस्टर होगा, फादर तो हो ही नहीं सकता, ब्रदर सिस्टर में से हो सकता है क्योंकि ये उसका भाई है एफ़, तो ई के बारे में हमको नहीं पता है जेंडर, तो हम इस्टाब्लिश नहीं कर सकते, बस काम ख़त्म। बाकी इन्फॉर्मेशन की तो ज़रूरत भी नहीं थी, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। देन हाउ मैनी टाइम्स आर एन आर हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ द clock of a clock at a right angle during their motion from 1 pm to 10 pm, 1 से लेकर 10 pm तक का कितनी बार राइट एंगल, तो हर घंटे में 2 बार राइट एंगल में राइट एंगल बनता है, तो 1 से 10 pm तक का 9 आवर्स होंगे, तो 18 टाइम्स। ठीक है, देन देयर आर 240 balls एंड एन नंबर ऑफ बॉक्सेस B1 B2 B3 ये सब है Bn तक का, द बॉल्स आर to be placed in the boxes such that B1 should contain 4 balls more than B2, B2 should contain 4 balls more than B3 and so on. Which one of the following cannot be possible value of n? There are 240 balls है, बोल रहा है n number of boxes है, बॉल से उनको प्लेस किया जाएगा बॉक्सेस में, B1 है उसमें 4 बॉल मोर देन B2, B2 में जितना भी बॉक्स में उससे 4 ज़्यादा है, that B1 should contain 4 balls more than B2 and B2 है उसमें 4 balls more है than B3, तो B3 से 4 ज़्यादा है इसके पास B2 से, ये जैसे 4 का वो चलता जा रहा है ना, more than B3 and so on, which of the, तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती पूछ रहा है, सिंपल सा है, 240 है, 4 4 4 का चल रहा है, मतलब कि
ये 4 के मल्टीपल वाले में से तो होगा, मतलब 240 को सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से, जिससे डिविजिबल नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं होगा वैल्यू। 4 छः 24 हो जा रहा है, ये तो 5 रखो तो 5 चौक 20, 5 8 40 हो जा रहा है। 246 6 चौक 24 ये भी हो जा रहा है। 7 से करोगे तो नहीं होगा। 240 7 7 4 7 21 24 30 7 चौक 28 नहीं, 2 रिमाइंडर बचा रहा। Then in a carom board game competition, M boys and N girls. यहाँ पर M is more than N is more than 1 of a school participate in which every student has to play exactly one game with every other student. Out of the total games played, it was found that in 221 games, one player was a boy and the other player was a girl. Consider the following statement. The total number of students that participated in the competition is 30. The number of games in which both players were girls is 78. In a carom board ये सब में देखना है, तो the total number of students that participated in the competition is 30 बोल रहा है। तो इसको मुझे भी एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है समझ नहीं आ रहा था। 221 गेम्स है बोल रहा है, तो हमें 221 जहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा 17 + 13 होगा तो 30 हो जाएगा। पता नहीं, छोड़ देते हैं इसको। देयर आर 3 कैंस A, B and C। तो देयर आर 3 कैंस A, B and C। द कैपेसिटीज ऑफ A, B and C आर 6, 10 and 16 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो A का 6 लीटर है, B का 10 लीटर, C का 16 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। दी कैन C कंटेन 16 लीटर मिल्क, तो इसके पास 16 लीटर मिल्क है। एंड इसको डिवाइड करना है देम यूजिंग 3 कैंस ओनली। इट इज़ पॉसिबल टू हैव 6 लीटर ऑफ मिल्क इच इन कैन A एंड कैन B। तो 16 है तो 6 इसको दे दिया, 6 इसको, 6 6 12 13 14 15 16। हाँ, तो इन दोनों में 6 6 हो जाएगा। हाँ, तो कैन A कैन B में 6 6 हो सकता है, क्या बोल रहा है? तो हाँ हो सकता है, सही है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव 8 लीटर ऑफ मिल्क इन इच कैन B एंड कैन C। तो इसमें 8 बोल रहा है, तो ठीक है, 8 8 16 ही लीटर तो है अपने पास। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है, दोनों सही है। तो भले ही ये बड़ा दिख रहा था लेकिन कितना इजी था, इसलिए एक बार रीड करना ज़रूरी है। बट रीड करने के लिए भी अगर टाइम नहीं है तो पहले जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको पहले निपटाना है। अब आते हैं वापस से, GS वाला क्वेश्चन आ गया। देन यहाँ पर बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अशोक लेलैंड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी। तो अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का है, अशोक हिंदुजा, तो हाँ ये सही है, हिंदुजा ग्रुप का अशोक लेलैंड। हिंडाल्को इंडस्ट्री है वो AB बिरला ग्रुप का है, हिंडाल्को बिरला ग्रुप, यस ये भी करेक्ट है। सुजलॉन एनर्जी पुंज लयोन, नहीं इसका ये नहीं है, तो 2 ही सही है इधर तो। फिर नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? JP मॉर्गन चेस, रोचे होल्डिंग AG, WL रोज एंड कंपनी जो भी है, फिर वॉरबर्ग पिंकस। तो इन तीनों सही है। JP मॉर्गन है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से है, JP मॉर्गन। देन WL रोज प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वॉलबर्ग भी प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो इन दोनों में से ये वाला गलत था, ठीक है, रोचे होल्डिंग AG जो भी है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग हाउसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्शनर इज आर ऑक्शनर और ऑक्शनियर्स? क्रिस्टी, ओशियन, साथबाय, ये तीनों ही हाउसेस है, मतलब ऑक्शनर हाउसेस है। तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं करने चाहिए भी इन एग्ज़ाम में, मुझे तो लगता है छोड़ देने चाहिए। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मार्केट ड्रिवन डिवाइस अंडर द UNFCCC होना चाहिए, दैट अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट फंड्स और इंसेंटिव्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या नेम होना चाहिए, क्या नेम है मार्केट ड्रिवन डिवाइस का, जो कि UNFCCC के अंदर लाया गया था, जो कि अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्री को कि वो फंड्स इंसेंटिव्स ले सके डेवलप्ड कंट्रीज से।
टू अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजीज, ताकि वो अडॉप्ट कर सके, दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। कार्बन फुटप्रिंट नहीं, इसमें कहाँ कोई डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री का हेल्प कर रही है। तो बस कार्बन फुटप्रिंट है ना, तो किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो तो इसका कितना कार्बन फुटप्रिंट होगा ये है बस, तो ये तो नहीं। कार्बन क्रेडिट रेटिंग नहीं, ये भी नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है ना कि कार्बन रेटिंग क्या है तुम्हारा। ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यस ये तो मार्केट मैकेनिज्म है। इमिशन रिडक्शन नॉर्म, ये भी नहीं। तो CDM इज़ वन सेट जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अवेलेबल करवा रही है फंड एंड इंसेंटिव। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन क्रेडिट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ पूछ रहा। अर्थ समिट, रियो डी जनेरियो, क्योटो प्रोटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलिंगेंडम जो भी लिखा हुआ। तो अर्थ समिट, रियो डी जनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, तो दिस इज क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से ओरिजिनेट हुआ था। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रखे थे ना, क्यों करना ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन में ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को हमको कंट्रोल करना है, तो कार्बन क्रेडिट भी उसी से रिलेटेड होगा। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो शुरू की बात है जहाँ पे अर्थ समिट में हमको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ये सब की बात चली थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन लेयर के लिए, तो कार्बन कहाँ से आ जाएगा। एंड G8 पता नहीं, ये तो अनपॉपुलर सा कुछ है, तो ये तो नहीं है आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है बोल रहे, तो क्लॉज स्वाज्ब, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्लॉज स्वाज्ब। जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ नहीं है ये, रॉबर्ट नहीं, पॉल नहीं, तो क्लॉज स्वाज्ब। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में UPSC ने इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इतनी बार ये आंसर भी सही हुआ है, तो याद रखना इसके फाउंडर कौन है क्लॉज स्वाज्ब। 1971 में ये इस्टाब्लिश की गई थी। शुरू में इसका नाम क्या था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम इसका नाम था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, EMF। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर, ये तो हमको पता है। UNSC में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर है, टेम्परेरी मेंबर है बेसिकली। आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ, कितने टर्म के लिए होता है ये, तो ये 2 ईयर्स के लिए रहता है, जैसे इंडिया इलेक्ट हुआ था 2-2 साल के लिए। और ये परमानेंट मेंबर तो परमानेंट रहेंगे 5, और ये तो फिर हर 2-2 साल में क्या होगा, रिटायर हो जाएंगे। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इच ईयर, तो हर साल 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया जाता है टू रिप्लेस 5 मेंबर्स हुज टर्म्स आर एक्सपायरिंग, जिनका भी टर्म एक्सपायर होता रहता है, तो उन 5 मेंबर को रिप्लेस कर दिया जाता है हर 2-2 साल के लिए। तो ये जो 10 मेंबर है वो 2-2 साल के लिए होल्ड किया रहता है ऑफिस, ऑफिस नहीं, हाँ मेंबरशिप। देन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड कोसोवो डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड कोसोवो डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो कोसोवो ने किससे डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, सर्बिया से। तो ये तो करंट अफेयर का है कि कोसोवो इस टाइम न्यूज़ में था होगा, सर्बिया से डिक्लेयर किया अपना इंडिपेंडेंस, तो न्यूज़ पढ़ते रहना। तो कोसोवो सर्बिया मतलब आसपास की टेरिटरी होगी तभी तो डिक्लेयर कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंस, तो पता होना चाहिए। कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है UPSC, तो याद होना चाहिए कोसोवो सर्बिया। कोसो सर्बिया को, कोसो सर्दी को, सर्दी मतलब सर्बिया, ठीक है, कोसो सर्बिया सर्दी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज फॉट वॉर्स ओवर अ रीजन कॉल्ड ओगाडेन। ओगाडेन के लिए कौन सी 2 कंट्रीज फाइट कर रही थी ये पूछ रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी UPSC पूछते ही रहता है, न्यूज़ में भी रहता है ये सारी चीज़ें, तो याद रखना। ओगाडेन इथियोपिया एंड सोमालिया है, ये दोनों कंट्रीज़ है, उनके बीच का वॉर वाला रीजन है, फॉट वॉर्स और अ रीजन कॉल्ड ओगाडेन, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो ये अफ्रीका का, कैसे अफ्रीका बनाया है मैंने, ऐसे है ना, यहाँ पर है सोमालिया, इथियोपिया भी इसी आसपास ही है, इथियोपिया सोमालिया, इनके बीच का ओगाडेन, ठीक है, इथियोपिया सोमालिया ओगाडेन। फिर नेक्स्ट है, इन द मिडल ऑफ द ईयर 2008 द पार्लियामेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू enact a climate act by passing the
क्लाइमेट चेंज अकाउंटेबिलिटी बिल इन द मिडिल ऑफ द ईयर 2008 ईयर के बीच में पार्लियामेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इनमें से पार्लियामेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज became the first in the world to enact a climate act by passing the climate change accountability bill? Canada. So that is Canada. In the middle of the year 2008, जो president है of which one of the following countries became the first in the world to enact climate act by passing the climate change accountability bill? climate change accountability bill पास किया है कनाडा ने। ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता, जर्मनी भी नहीं है, जापान भी नहीं, कनाडा ही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following has the highest energy? किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, किनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है? तो इसके लिए हमको ये विबग्योर वाला क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, और इसमें ये वाला भी हमने याद रखा था ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी क्रोनोलॉजी, कि रैबिट मेट्स इन अल्ट्रा एक्सपेंसिव इन वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन। ठीक है, रैबिट मेट्स इन वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन, वेरी अल्ट्रा एक्सपेंसिव गार्डन। अब उसके बाद फिर गार्डन से हमको ये छोटे छोटे, देखो गार्डन में पौधे क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे उगते हैं फिर बड़े होते जाते हैं, ऐसे ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये वेव हो गया। तो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ कम है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो विब वाले में, और इधर आर से स्टार्ट करना तो इधर भी आर, तो विब ग्योर में आर इधर एंड होगा, तो इधर एनर्जी ज़्यादा होगा, वी में वायलेट में, फिर आई इंडिगो में, बी फिर आता है ब्लू, तो ब्लू ही सबसे ज़्यादा है, ग्रीन तो उसके बाद है, रेड येलो भी उसके बाद है, तो ब्लू है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी। बस इतना पता होना चाहिए। जितना शॉर्टर वेवलेंथ होगा उतनी ही हायर एनर्जी होगी। Then the next question is, in the context of the independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, ये बोल रहा है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? मुझे तो वैसे सबका ही ईयर याद था, 1951 to 1956। इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ते ही हैं हम। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस, तो स्टेट बैंक का हमने क्या याद रखा था, स्टेट SBI वाली क्या बोलते हैं, 5 बजे के बाद आना, तो 1955। और इंश्योरेंस कंपनी का जो नेशनलाइजेशन था उसके बाद ही हुआ था, तो 1955-1956। तो सबसे अर्लीस्ट तो यही मिलता है हमको, इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और उनका हेडक्वार्टर, BMW एंड AG एंड डैमलर, पता नहीं क्या लिखा है, डैमलर कैसे पता, AG, इन दोनों का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, तो ये दोनों गलत है। रेनॉल्ट ऐसे फ्रांस में है, यस करेक्ट है। वोल्क्सवागन AG जर्मनी, यस ये करेक्ट है। तो अगेन 4 में से 2 सही है, तो यहाँ पर तो ये हम लगा ही सकते हैं मैड। Then next, which one of the following is not a drug pharma company? कौन सा ड्रग फार्मा कंपनी नहीं है? सेवरॉन, निकोलस पिरामल, फाइजर, जाइडस कार्डिला। तो फार्मा कंपनी फाइजर तो है, जाइडस कार्डिला भी है, निकोलस पिरामल भी है, सेवरॉन ये एनर्जी कंपनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक द ऑडासिटी ऑफ होप? द ऑडासिटी ऑफ होप बराक ओबामा ने लिखा है, फॉर्मर US प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, द ऑडासिटी ऑफ होप। तो इसको हम ये भी क्या बोलते हैं, ऐसे में भी हम लिखेंगे ऑडासिटी ऑफ होप बाई बराक ओबामा, जहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि कैसे, मतलब जहाँ पर कहीं पर भी बिल्कुल भी रे ऑफ होप नहीं दिख रही थी, वहाँ पर भी होप रखने से कैसे चीज़ें बेटर हो जाती है, ये सब दिखाने के लिए, है ना। And then a present group of nations known as G8 started first as G7, which one among the following not one of them? जो प्रेजेंट ग्रुप है नेशन का, known as G8 started first as G7 की तरह स्टार्ट हुआ था, तो कौन सा इनमें से नहीं है? रसिया, बाद में रसिया ही है जब उसने क्रीमिया को
एक्वायर किया तो G8 से उसको हटा दिया तो वापस से G7 बन गया। Then consider the following statement: the Baglihar power project had been constructed within the parameters of the Indus Water Treaty. Yes, बागलिहार पावर प्रोजेक्ट है, किस पर है? चेनाब रिवर पे है, ठीक है। ICJ ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो चेनाब रिवर पे हमने बनाया था बागलिहार पावर प्रोजेक्ट, वो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही था, पैरामीटर के अकॉर्डिंग। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटली बिल्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट विथ लोन्स फ्रॉम जापान एंड वर्ल्ड बैंक। नहीं, वर्ल्ड बैंक तो इंडस वाटर ट्रीटी में बस ब्रोकर किया था ना, ब्रोकर किया था, मतलब मीडिएट किया था, बाकी कुछ काम नहीं था वर्ल्ड बैंक का। और इसमें जापान से लोन हमने नहीं लिया था, नॉट डायरेक्ट लेंडर नहीं था, और वर्ल्ड बैंक भी। तो कम्प्लीटली बिल्ट बाय यूनियन गवर्नमेंट नहीं, ये भी नहीं है। तो प्रोजेक्ट जो फाइनेंस किया गया था बागलिहार पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंक विथ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेइंग रोल इन इट्स फंडिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है ना, जिससे पैसा लोन लेता है, तो इंडिया विथ इंडियन गवर्नमेंट एंड प्लेइंग रोल, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी रोल प्ले किया था फाइनेंस करने में। प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नॉट कम्प्लीटली बाय द यूनियन गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली नहीं किया था, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर ने भी किया था। देन when Leander Paes won the mixed doubles at the US Open in the year 2008, who of the among was his partner? कौन था? तो who was his partner? किसका पार्टनर? लिएंडर पायस का। एना या फिर कारा या फिर दिनारा जेलेना। तो कारा ब्लैक पढ़ा होगा तो ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स, व्हाट इज MCX Essex? MCX Essex क्या है बोल रहा है? काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का नाम तो ऐसा नहीं होता है। टाइटल ऑफ मून इम्पैक्ट प्रोब, नहीं ये भी नहीं है, उसका नाम तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे प्रसाद ये सब हिंदी नेम रखते हैं ना, तो ये तो नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, न्यूक्लियर पावर सबमरीन रहता तो INS ऐसा कुछ होता, ये नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज ही बचा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा, बारबोरा स्पोटाकोआ, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? बारबोरा स्पोटाकोआ जावलिन थ्रो, यस ये करेक्ट है। फिर पामेला जेलिमो वेट लिफ्टिंग, नहीं ये करेक्ट नहीं है। बाकी सान्या स्प्रिंट, येलेना इसिंबिया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी तो करेक्ट है, ये पढ़ा होगा तभी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इंडिया हैज़ रिसेंटली लैंडेड इट्स मून इम्पैक्ट प्रोब ऑन द मून, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन लैंडेड सच प्रोब ऑन द मून अर्लियर? ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा नहीं, चाइना, जापान, तो ऑफकोर्स चाइना। Then who of the following is football player? Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton। तो निकोलस अनल्का है, वो है फुटबॉल प्लेयर। ये सब है फार्मूला 1 ड्राइवर्स है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही है। कांस फ्रांस में, तो हाँ कांस फेस्टिवल सुना भी होगा, फ्रांस में होता है, सही है। डावोस डेनमार्क नहीं, डावोस है वो स्विट्ज़रलैंड में, तो दावो स्विट्ज़रलैंड दावो। फिर रोनाल्ड गैरोस इंग्लैंड, ना कि नीदरलैंड। रोनाल्डो नाम लग भी रहा है, इंग्लैंड, रोनाल्डो को याद रख लेना, इंग्लैंड। दावोस स्विट्ज़रलैंड, कैंस फ्रांस। फिर अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट फुटबॉल क्लब? आर्सेनल तो है, एस्टन विला भी है, चेल्सी भी है, मॉन्टे कार्लो जो भी है नहीं है ये, बाकी सब फुटबॉल क्लब है। देन द मरीन एनिमल called dugong which is the vulnerable to extinction is an mammal, पढ़ाई है हमने। फिर दुलहस्ती पावर स्टेशन is based on which one of the following river? ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस रिवर के ऊपर है? वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। दुलहस्ती पावर स्टेशन है, ये है चेनाब। दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब रिवर के ऊपर है। रावी रिवर के ऊपर है रणजीत सागर डैम, कामेरा डैम, सतलज, भाखड़ा नागर डैम, कोल डैम। तो चेनाब रिवर में है दुलहस्ती।
Then which one of the following statement given above is are correct? V.K. Krishna Menon Foundation is based in New Delhi. V.K. Krishna Menon Foundation is based in New Delhi. The first recipient of V.K. Krishna Menon Award is the Chief Justice of India K.G. Balakrishnan. V.K. कृष्णा मेनन है फाउंडेशन है बेस्ड इन न्यू दिल्ली में, नहीं ये गलत है, लंदन में है। फर्स्ट रेसिपिएंट और जनरली ऐसे वाला लोकेशन वाला यूपीएससी गलत देता है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके। द फर्स्ट रेसिपिएंट V.K. कृष्णा मेनन अवार्ड इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया K.G. बालकृष्णन को गया था, तो यस सेकेंड इज करेक्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल? न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मलेशिया। तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, या फिर बोले तो न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है मलेशिया का। तो मलेशिया का एक कैपिटल तो कुआलालंपुर है, ऑफिशियल नेशनल कैपिटल। दूसरा है पुत्रजया, पुत्राजय, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, पुत्राजय मलेशिया का कैपिटल। क्या कैपिटल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पुत्राजया। तो ऐसे जब हम लोग दिल्ली का कंजेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तो एग्जांपल दे सकते हैं कि मलेशिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वो पुत्राजया है ना। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शौर्य मिसाइल फ्लाइज विथ अ स्पीड ऑफ मोर देन 8 मैक, नहीं 7.5 मैक की स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करता है, तो ये तो गलत है। द रेंज ऑफ शौर्य मिसाइल इज़ मोर देन 1600 किलोमीटर, नहीं 700 किलोमीटर है इन 500 सेकेंड, तो दोनों ही गलत दिया हुआ। ये शौर्य मिसाइल है 7.5 मैक है इसका, एंड रेंज इसका 700 किलोमीटर है। देन वाई मैक्स इज रिलेटेड टू वॉट? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वाई बोल रहा है तो वाईफाई वगैरह कुछ होगा, इन लोग तो नहीं है। देन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन? फॉलोइंग प्राइज इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज लिटरेचर नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं, शांति स्वरूप भटनागर साइंस में दिया जाता है, ठीक है। तो साइंस पढ़ो, शांति का स्वरूप है वो, ऐसे याद रख लेना। लिटरेचर के लिए तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान है। सोशल सर्विस के लिए गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर चिल्ड्रन। देन गोल्डमैन अवार्ड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनवायरनमेंट। गोल्डमैन अवार्ड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनवायरनमेंट में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए गोल्डमैन अवार्ड मिलता है, गोल्ड वाला है एनवायरनमेंट के लिए गोल्डमैन। देन इन मेकिंग द सैफरॉन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड? तो स्टिग्मा यूज़ किया जाता है जो प्लांट का रहता है, ये ऐसे 3 ठोक निकले रहता है ना फ्लावर में, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। यही है जो केसर होता है, सैफरॉन स्पाइस। सेपल तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है जो कि इनक्लोज करता है फ्लावर बड को बिफोर इट ब्लूम्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 2008 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर एक्सेलरेटेड टू नियरली द स्पीड ऑफ लाइट? 2008 में इनमें से कौन सा है जिन्होंने कंडक्ट किया था कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर एक्सेलरेटेड टू नियरली द स्पीड ऑफ लाइट से? तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं है, IAEA भी नहीं है, ये एटॉमिक एनर्जी थोड़ी लाएगा यहाँ पे एटॉमिक बोले तो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात चली ना, तो ये तो नहीं होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। तो इनमें से कौन सा है जिन्होंने कंडक्ट किया था कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर एक्सेलरेटेड टू नियरली द स्पीड ऑफ लाइट? तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अ वेरी बिग रिफ्यूजी कैम्प कॉल्ड ददाब कहाँ पर लोकेटेड है? केन्या में। तो कन्या के दादाजी याद रखना, केन्या ददाब रिफ्यूजी कैंप है। कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स एक काटे गुस्ताव विच वन ऑफ द अबव नेम्स ऑफ हरिकेन दैट हैड ऑकर्ड वेरी रिसेंटली? तो उस टाइम पे ये दोनों आया हुआ था, ईके एंड गुस्ताव। तो अभी हमको याद रखना है कौन कौन सा हरिकेन रिसेंटली आया है अगर न्यूज़ में रहा तो। Then in the context of alternative source of energy, ethanol as a viable biofuel can be obtained from? तो viable biofuel है एथेनॉल का कौन सा है? शुगर केन स्टार्च वाला शुगरी वाला होता है, वहीं से ही हम एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, तो शुगर केन। देन कंसिडर द फॉलोइंग फेमस नेम्स। अमृता शेरगिल, इनको याद रखा था हमने, क्या है ये? पेंटर है ना। देन विकास भट्टाचार्य, क्या लिखा है यार?
भट्टाचार्य, ये भी पेंटर है। अच्छा ये आर्टिस्ट कौन कौन है पूछ रहा है, तो एन एस बेंद्रे, सुबोध, इसमें चारों ही मतलब आर्टिस्ट हैं। फिर नामा ग्रुप ऑफ कंट्रीज, नामा ग्रुप ऑफ कंट्रीज frequently appears in the news in the context of the affairs which one of the following, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है नामा, ठीक है, तो WTO। फिर है इन दी लेटर हाफ ऑफ ईयर 2008 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पुल्ड आउट, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट से किसने पुल्ड आउट किया था, तो दैट वाज जॉर्जिया। वो सब उस टाइम न्यूज़ में था, उसको पूछ रहा है। फिर यहाँ पे पूछ रहा पर्सन इन न्यूज़, लूसा डियासा दियागो, ये प्राइम मिनिस्टर है मोजाम्बिक की। मवई किबाकी केन्या की। रुपया बंदा जाम्बिया। अभी ये याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर विच वन ऑफ दी अबव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालय, हाँ है। फिर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, हाँ है। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में तो पूरा डेजर्ट है, वो कहाँ से हो सकता है, होना होगा तो ईस्ट साइड वाला होगा, साउथ ईस्ट है ये सब, थोड़ा सेंट्रल वाला, इधर तो डेजर्ट है ना, ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो ये नहीं होगा, 1 और 2 होगा। देन विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस सही कौन सा है, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पैंगोलिन, टॉर्टोइस, हाक। अब हमको बेसिक ये पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल एंड देन मैमल्स आए थे। तो एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते, तो सैलमेंडर है जो पानी एंड लैंड दोनों में रह सकते हैं, देन पाइथन जो कि रेप्टाइल है, एंड स्मॉल मैमल कंगारू। तो ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे तो फ्रॉग पहले हो गया, तो ये तो सिर्फ पानी में रहता है, तो फ्रॉग तो चलो एम्फीबियन है। क्रैब पता नहीं कहाँ रहता है, सिर्फ लैंड में रहता है, तो रेप्टाइल आना चाहिए था ना, इसलिए। द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज ऑफ बियर, बियर के सेम फैमिली से पांडा बिलोंग करता है, ठीक है, इनका फैमिली सेम है, ठीक है। इसके बाद तो 2009 का ख़त्म हो गया, अब 2009 का नोट्स को हम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।